Hello aspirants, welcome to the UPSC Analyzer. So today we will discuss Indian Express analysis dated 9th of July, and there is an announcement. I am going to start UPSC mentorship program in which I will cover current affairs from several newspapers and magazines and will also discuss static part related to every news in detail. If you are interested and want to join this program, for that you have to join the Telegram group and the link of the Telegram group is in the description box. कोई भी डिटेल आपको जाननी हो रिगार्डिंग दिस प्रोग्राम तो आप यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप पर देख सकते हैं। यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है 12 किल्ड 25 इंजर्ड इन अमरनाथ कैंप। रीज़न क्या था? क्लाउड बस्ट। तो क्लाउड बस्ट एज अ टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्लाउड बस्ट क्या होता है? तो क्लाउड बस्ट का मतलब ये होता है बेसिकली अनएक्सपेक्टेड प्रेसिपिटेशन, बहुत ज़्यादा बारिश हो और बहुत स्मॉल एरिया में हो। मेनली यहाँ पर जो एरिया होता है वो 20 से 30 स्क्वायर किलोमीटर का होता है। तो अनएक्सपेक्टेड प्रेसिपिटेशन बहुत स्मॉल एरिया में हो और शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हो, तो इसको यहाँ पर बोलते हैं क्लाउड बस्ट। तो अगर हम क्लाउड बस्ट की डेफिनेशन देखें तो क्या हो सकती है, तो यहाँ पर ये जो हमने 3 पॉइंट पढ़े कि अनएक्सपेक्टेड प्रेसिपिटेशन, शॉर्ट ड्यूरेशन और स्मॉल एरिया में हो, तो उसको यहाँ पर क्लाउड बस्ट कहते हैं। तो क्लाउड बस्ट एट शॉर्ट ड्यूरेशन इंटेंस रेनफॉल इवेंट्स जो कि स्मॉल एरिया में यहाँ पर होते हैं। ये एक वेदर फिनोमेना होता है जहाँ पर अनएक्सपेक्टेड प्रेसिपिटेशन देखने को मिलती है ओवर ए स्मॉल एरिया। तो ये यहाँ पर क्लाउड बस्ट हो गया। और क्लाउड बस्ट का एक कॉन्सिक्वेंस होता है फ्लैश फ्लड्स, और जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत लोग इंजर्ड हो गए, बहुत लोगों की जान चली गई। तो क्लाउड बस्ट एज अ टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि हमने डिस्कस कर लिया कि अनएक्सपेक्टेड प्रेसिपिटेशन ओवर ए स्मॉल एरिया, तो उसको ही यहाँ पर क्लाउड बस्ट कहते हैं। सेकेंड न्यूज़ है फॉर्मर जापान प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे असासिनेटेड ड्यूरिंग स्पीच। अब इनको यहाँ पर असासिनेट कर दिया गया है। तो बेसिकली जिस इंसान ने यहाँ पर असासिनेट किया, तो जापान में गन मिलना बहुत मुश्किल होता है, वहाँ पर गन का लाइसेंस नहीं मिलता है। तो ऐसे में इस इंसान ने अपनी खुद की गन बनाई थी। कैसे बनाई थी? 3D प्रिंटिंग से, जिसको कि हम यहाँ पर एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग भी कहते हैं। तो यहाँ पर हर कंट्री जो 3D प्रिंटिंग को प्रमोट करने की बात करता है, तो हमें इसको बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ प्रमोट करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर गन बना ली गई 3D प्रिंटिंग से, तो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस ना हो, तो उसके लिए यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि इंडिया भी यहाँ पर 3D प्रिंटिंग को प्रमोट करने की बात कर रहा है। अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग हिज पॉलिसीज़। तो शिंजो आबे किल्ड ड्यूरिंग पोल स्पीच, शेप्ड इंडिया जापान टाइज, की पर्सन बिहाइंड क्वाड। तो यहाँ पर शिंजो आबे ही थे जिन्होंने इंडो पैसिफिक टर्म का यूज़ किया था। फिर क्वाड को रिवाइव करने के लिए इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। In August 2007, when Abe visited India for the first time as PM, he delivered the now famous Confluence of the Two Seas speech। तो ये यहाँ पर इंडो पैसिफिक का इन्होंने बात की थी। फिर इंडो जापान जो न्यूक्लियर डील थी वो बहुत ज़्यादा अनसर्टेन थी, लेकिन वो इन्हीं के दौरान यहाँ पर इंडो जापान डील हुई थी, जो कि 2016 में फाइनली यहाँ पर साइन हुई थी। द इंडो जापान न्यूक्लियर डील वॉज स्टिल अनसर्टेन देन, विद टोक्यो सेंसिटिव अबाउट अ पैक्ट विद अ नॉन मेंबर कंट्री, जो कि यहाँ पर एनपीटी का मेंबर नहीं है। तो इंडिया यहाँ पर एनपीटी का मेंबर नहीं है, उसके बाद भी ये इंडिया के साथ इन्होंने बात की कि हम न्यूक्लियर डील साइन करेंगे। अब आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा कि एनपीटी क्या होता है, तो एक बार हम एनपीटी भी डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली एनपीटी एक ट्रीटी है। अब ये ट्रीटी का क्या काम है? तो इस ट्रीटी का काम ये है कि हमें न्यूक्लियर वेपन्स के स्प्रेड को रोकना है। अब न्यूक्लियर वेपन्स के स्प्रेड को रोकने की इन्होंने बात तो कही, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? ये लोग बात करते हैं कि नॉन प्रोलिफरेशन होना चाहिए, कि न्यूक्लियर वेपन्स बढ़ने नहीं चाहिए। दूसरी बात, न्यूक्लियर एनर्जी का पीसफुल यूज़ होना चाहिए। तो न्यूक्लियर एनर्जी के पीसफुल यूज़ की बात करते हैं, डिसआर्मामेंट की बात करते हैं। तो 3 इनके ऑब्जेक्टिव्स हो गए कि नॉन प्रोलिफरेशन, और यहाँ पर पीसफुल यूज़ करना है न्यूक्लियर एनर्जी का, और तीसरा यहाँ पर जो इनका ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि डिसआर्मामेंट करना है। अब प्रॉब्लम ये है, इसका इम्प्लीकेशन क्या है? तो इसका इम्प्लीकेशन ये है कि जिन स्टेट्स के पास न्यूक्लियर वेपन अभी नहीं है, तो वो इसको एक्वायर नहीं कर सकते हैं। तो जो नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं वो यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन को एक्वायर नहीं कर सकते हैं, और जिनके पास है अभी न्यूक्लियर वेपन वो यहाँ पर डिसआर्मामेंट को परस्यू करेंगे। इसके अलावा जो कंट्रीज़ हैं वो यहाँ पर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को एक्सेस कर सकते हैं पीसफुल यूज़ के लिए। ठीक है, तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को एक्सेस कर सकते हैं पीसफुल यूज़ के लिए। तो इस ट्रीटी में न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स किसको बताया गया है? तो बेसिकली न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स उनको बताया गया है जिन्होंने यहाँ पर 1 जनवरी 1967 से पहले यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन को मैन्युफैक्चर कर लिया। तो बेसिकली इंडिया इससे बाहर हो जाता है, क्योंकि इंडिया ने 1967 से पहले तो बनाया नहीं था।
तो बेसिकली ये ट्रीटी उनको ही न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स मानती है जिन्होंने न्यूक्लियर वेपन मैन्युफैक्चर कर लिया था 1 जनवरी 1967 से पहले। बाकी सारे स्टेट्स को ये मानते हैं नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स। तो इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग सिर्फ 5 ही न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स होंगे, जो कि यहाँ पर चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके, यूएस होते। The treaty does not affect the right of state parties to develop, produce and use nuclear energy for peaceful purposes। तो यहाँ पर न्यूक्लियर एनर्जी को पीसफुल पर्पसेस के लिए यूज़ किया जा सकता है। अब प्रॉब्लम यहाँ आती है, जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं वो यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी है वो नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स को ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, ना ही वो यहाँ पर नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स को बेसिकली हेल्प करेंगे या असिस्ट करेंगे बनाने के लिए। और जो नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं वो किसी भी तरीके का यहाँ पर टेक्नोलॉजी नहीं ले सकते हैं न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स से। तो आप ये देख रहे हो एक तरीके का हैव और हैव नॉट यहाँ पर क्रिएट कर दिया है कि जिनके पास न्यूक्लियर वेपन जिन्होंने बना लिए 1967 से पहले उनके लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन जिन्होंने नहीं बनाए वो हमेशा यहाँ पर नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स रह जाएंगे। अब ये सोचने की बात है कि जो यहाँ पर नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स है उनको डेटरेंस की ज़रूरत नहीं है। अब इंडिया जैसा कंट्री जिसके नेबर यहाँ पर चाइना और पाकिस्तान हो, तो क्या इंडिया को यहाँ पर डेटरेंस क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। और डेटरेंस तभी क्रिएट होता है जब यहाँ पर आपके पास न्यूक्लियर वेपन होता है। इसीलिए इंडिया ने एनपीटी साइन नहीं की है, क्योंकि इंडिया का ये कहना है एनपीटी पूरी तरीके से डिस्क्रिमिनेटरी है, क्योंकि ये यहाँ पर हैव और हैव नॉट को क्रिएट कर रही है, और इसीलिए इंडिया ने एनपीटी को साइन नहीं किया। अब इंडिया ने एनपीटी को साइन नहीं किया है, जिसकी वजह से जो कंट्रीज़ हैं वो हमें न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी या हमारे साथ कोई न्यूक्लियर एग्रीमेंट नहीं करना चाहते थे। तो उस समय इंडो जापान न्यूक्लियर डील वॉज स्टिल अनसर्टेन दैन, क्योंकि उस समय टोक्यो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव था कि जिस कंट्री ने एनपीटी नहीं साइन किया तो क्या उस कंट्री के साथ हम ऐसी डील कर सकते हैं। फिर मोदी एंड आबे एग्री टू अपग्रेड द बाईलेटरल रिलेशनशिप। तो इंडिया और जापान की जो रिलेशनशिप है उसको यहाँ पर अपग्रेड किया गया टू ए स्पेशल स्ट्रेटजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप। फिर यहाँ पर 2+2 की मीटिंग भी होती है। 2+2 की मीटिंग का मतलब होता है डिफेंस मिनिस्टर और एक्सटर्नल अफेयर्स की मीटिंग होती है। तो ये 2+2 फॉर्मेट की मीटिंग भी हमारी जापान के साथ होती है। फिर 2015 में एक पैक्ट भी साइन हुआ था फॉर ट्रांसफ़र ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी, जो 2015 में साइन हुआ था। फिर यहाँ पर 2007 की मैंने आपको स्पीच बता दी, कन्फ्लुएंस ऑफ द 2 सीज स्पीच, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। फिर यहाँ पर क्वाड को रिवाइव करने की बात की गई थी। अगर हमें चाइना को कंटेन करना है तो ऐसे में क्वाड का रिवाइवल ज़रूरी है। ड्यूरिंग अबेज विजिट इन 2015 यहाँ पर बुलेट ट्रेन सिस्टम की बात की गई थी, और फिर हाई बुलेट ट्रेन सिस्टम के लिए यहाँ पर हमने जापान की हेल्प ली है। अंडर आबेज लीडरशिप इंडिया एंड जापान ऑल्सो फॉर्म द एक्ट ईस्ट फोरम, जो कि यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में प्रोजेक्ट्स के लिए एंगेज करती है। इसके अलावा G7 लीडर भी बहुत इंपॉर्टेंट है जापान। तो आबे वॉज ऑल्सो वैल्यूएबल G7 लीडर फॉर इंडिया, जिन्होंने स्ट्रैटेजिक इकोनॉमिक डिलीवरेबल्स पर यहाँ पर फोकस किया। तो अगर हम इंडिया और जापान के रिलेशंस देखें तो बहुत अच्छी तरीके से इंडिया और जापान के रिलेशंस इवॉल्व हुए हैं। तो जापान का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, एज सच शिंजो आबे का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है क्वाड के लिए और कन्फ्लुएंस ऑफ द 2 सीज स्पीच के लिए। और अगर हमें चाइना को कंटेन करना है तो हमें लाइक माइंडेड कंट्रीज़ के साथ अलायंस बनानी पड़ेगी। अब हम आगे चलते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो, हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है। ये तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, इस पेज पर कुछ हम डिस्कस नहीं करेंगे। इम्पॉर्टेंट तो ये भी नहीं है, बस इसमें ये बताया गया कि दिल्ली बहुत ज़्यादा ह्यूमिड है। अब ह्यूमिड की वजह से क्या होता है, स्वेटिंग नहीं होती है, और जब स्वेटिंग नहीं होती तो आपकी बॉडी यहाँ पर कूल डाउन नहीं हो पाती है। तो ये एक इम्प्लीकेशन है कि ज़्यादा ह्यूमिडिटी की वजह से क्या प्रॉब्लम होती है। द मैक्सिमम टेम्परेचर इज़ लेस बट इफ़ ह्यूमिडिटी इज़ हाई, इसकी वजह से ह्यूमन हेल्थ इम्पैक्ट होती है। द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी इज़ सिग्निफिकेंट, क्योंकि हाई ह्यूमिडिटी की वजह से जो स्वेट है वो ज़्यादा एवापोरेट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो बॉडी है उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कूल डाउन करना। लेकिन ये जो स्टडी की गई है कि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, ये इंडिया की कोई स्टडी नहीं है, ये बेसिकली हीट इंडेक्स है यूएस की नेशनल वेदर सर्विस का। तो नेशनल वेदर सर्विस ऑफ द यूएसए द हीट इंडेक्स, तो ये उनके डेटा से हमें पता चला है। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, तो यहाँ पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। नॉट रेप इवन इफ रिलेशनशिप बिटवीन विलिंग पार्टनर्स डज नॉट एंड इन मैरिज। तो यहाँ पर ये केरला हाईकोर्ट का जजमेंट एक बार डिस्कस कर लेते हैं। केरला हाईकोर्ट ने ऑब्जर्व किया है कि अगर सेक्सुअल रिलेशनशिप होती है 2 विलिंग एडल्ट पार्टनर्स के बीच में तो उसको रेप नहीं माना जाएगा, भले ही शादी का वादा किया गया हो, लेकिन उसके बाद शादी नहीं हो पाती है तो इसको यहाँ पर रेप नहीं कंसिडर किया जाएगा। अनटिल एंड अनलेस जो यहाँ पर कंसेंट ली गई है वो फ्रॉडलेंट मीन से नहीं ली गई है। तो कोई फ्रॉडलेंट मीन से अगर कंसेंट नहीं ली गई है तो इसको यहाँ पर रेप नहीं कंसिडर किया जाएगा। तो केरला हाईकोर्ट ऑन फ्राइडे ऑब्जर्व दैट अ सेक्सुअल रिलेशनशिप बिटवीन 2 विलिंग एडल्ट पार्टनर्स विल नॉट अमाउंट टू रेप कमिंग विद इन द पर्व्यू ऑफ सेक्शन 376 ऑफ द आईपीसी।
अब बेसिकली कंसेंट अगर ये कह के ली गई है कि मैं तुमसे शादी करूंगा या मैं तुमसे शादी करूंगी, तो कंसेंट फॉर सेक्स ऑब्टेन्ड बाय ए प्रॉमिस टू मैरी विल अमाउंट टू रेप ओनली। अगर सिर्फ इस बेसिस पे ही कंसेंट ली गई है कि डायरेक्टली वहाँ पर नेक्सस है बिटवीन सेक्स एंड शादी, तो यहाँ पर हो सकता है। तो ये यहाँ पर केरला हाई कोर्ट का जजमेंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं हम। अब ये हम डिस्कस करेंगे शिंजो आबे की पॉलिटिक्स के बारे में कि इंडिया के लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इंडो पैसिफिक को इन्होंने इन्वेंट किया, मैंने आपको बता दिया। क्वाड को इन्होंने रिवाइव किया, वो भी मैंने आपको बता दिया फर्स्ट पेज पर ही। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर जापान फोकस्ड ऑन कीपिंग इट्स हेड डाउन। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आपको पता है जापान के साथ क्या हुआ था, जापान के ऊपर यहाँ पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिए गए थे। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान ने अपने सर को नीचे रखा और अपनी कंट्री को यहाँ पर रिवाइव करने की कोशिश की कि अपनी जो इनकी इकॉनमी शैटर हो गई थी कि इकॉनमी को कैसे रिवाइव किया जाए। Since the end of the Cold War, there have been mounting pressure on Japan, which had become the second largest economy. लेकिन क्या हुआ, चाइना ने यहाँ पर जापान को कर दिया ओवरटेक। तो Abe stepped out boldly to reboot Japan's role, losing second place in the global economic hierarchy to China। तो 2010 में चाइना ने ओवरटेक कर दिया था जापान को। अब बेसिकली हम देखें तो जापान में क्या है, जापान में बहुत टाइम तक स्टैग्नेंट इकॉनमी रही थी। अब इस स्टैग्नेंट इकॉनमी से ऊपर आना था, तो उसके लिए यहाँ पर जो जापान के प्राइम मिनिस्टर थे उस समय के शिंजो आबे, उनकी एक इकोनॉमिक पॉलिसी थी जिसको यहाँ पर एबेनॉमिक्स भी कहते हैं। अब एबेनॉमिक्स यहाँ पर 3 एरोज़ की बात करती है। वो 3 एरोज़ क्या हैं, तो पहला है मॉनेटरी पॉलिसी कि बहुत सस्ते दामों में लोगों को लोन दो। तो बेसिकली नेगेटिव शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट की इन्होंने बात की थी कि इतने सस्ते दामों में लोगों को लोन दो। फिर दूसरी बात इन्होंने की थी फिस्कल स्टिमुलस कि गवर्नमेंट यहाँ पर बहुत पैसा खर्च करे, कि गवर्नमेंट अगर पैसा खर्च करेगी तो बेसिकली यहाँ पर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी आएगा और इकॉनमी यहाँ पर ग्रो करेगी। और तीसरी बात इन्होंने कही थी कि हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है, ज़्यादा विमेन को वर्कफोर्स में लाने की ज़रूरत है, ज़्यादा माइग्रेंट्स को वर्कफोर्स में लाने की ज़रूरत है। अब ज़्यादा माइग्रेंट्स को वर्कफोर्स में लाने की इसीलिए ज़रूरत है क्योंकि जापान में एजिंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इसीलिए माइग्रेंट्स की इनको ज़रूरत है। तो अगर हम एबेनॉमिक्स के 3 पिलर्स देखें तो पहला यहाँ पर हो जाएगा कि मॉनेटरी पॉलिसी को बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाना है। दूसरी बात, यहाँ पर जो फिस्कल स्टिमुलस है वो यहाँ पर सरकार को फिस्कल स्टिमुलस देना चाहिए क्योंकि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होगा तो अपने आप ही यहाँ पर इकॉनमी को बूस्ट मिलेगा। और तीसरी बात, यहाँ पर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है और इसकी वजह से यहाँ पर जापान की इकोनॉमिक ग्रोथ भी हुई। तो इसी पॉलिसी को कहते हैं हम एबेनॉमिक्स। अब हम आगे चलते हैं। एबे टुक अ नंबर ऑफ स्टेप्स टू मॉडर्नाइज इट्स नेशनल सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट। इसके अलावा मिलिट्री एक्शंस की बात की। इसके अलावा इनका ये भी कहना था जो जापान का कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ही ज़्यादा पैसिफिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि यूएस ने हमें फोर्स किया जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा पैसिफिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ा। तो ये बात करते थे कि हमें अब मिलिट्री में पैसा खर्च करने की ज़रूरत है, तो हमें अपनी मिलिट्री स्पेंडिंग बढ़ाने की ज़रूरत है। Abe took the lead in convincing the US, India and others in the region to adopt the Indo-Pacific construct। इसके अलावा इन्होंने क्वाड को एक व्हीकल बनाने की बात की कि क्वाड से हम यहाँ पर रीजनल पीस और सिक्योरिटी को डेवलप करेंगे। इट इज़ अ लेगेसी दैट इंडियन पॉलिटिकल क्लास विल नॉट फॉरगेट फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि इनके टाइम में इंडिया जापान रिलेशंस एक अलग ही मुकाम पर पहुंच गए थे। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये जो नेक्स्ट आर्टिकल है ये भी इंडिया जापान के बारे में ही है। स्टार्टिंग में तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, फर्स्ट पैराग्राफ में ये हम डिस्कस करेंगे। तो जापान और इंडिया के टाई 70 साल पुराने हैं। अब इंडिया जो है वो जापान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान के साथ हमने रिलेशंस बहुत अच्छे रखे हैं। तो फॉर द फर्स्ट 5 पोस्ट वॉर डेकेड्स of the 20th century, bilateral ties were friendly. Japan saw India as one of the few nations जिसने जापान को रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट किया आफ्टर द वॉर। तो यहाँ पर हमने जापान को रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट किया, तो जापान को ये बात हमारी अच्छी लगी कि हम यहाँ पर जापान की रिस्पेक्ट कर रहे हैं। इंस्टेड दिल्ली एस्टैब्लिश्ड एन इंडिपेंडेंट पीस ट्रीटी एंड बाइलेटरल रिलेशंस विद जापान। और यहाँ पर जापान के साथ हमारे रिलेशन 70 ईयर्स हो चुके हैं। इसके अलावा जापान के साथ जो हमारी रिलेशनशिप है वो यहाँ पर अपग्रेड हो चुकी है टू स्पेशल स्ट्रैटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप। तो जापान के साथ हमारी जो पार्टनरशिप है वो यहाँ पर स्पेशल स्ट्रैटेजिक और ग्लोबल पार्टनरशिप के लेवल तक जा चुकी है। अब हमारे रिलेशंस जैसे इवॉल्व हुए हैं वो देखने वाली बात है, क्योंकि 1998 में जापान उन कंट्रीज़ में था जिन्होंने इंडिया को कंडेम किया था और इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए थे। और 2008 में यही जापान था जो कि ये कह रहा था कि इंडिया को वेवर दे देना चाहिए फ्रॉम द न्यूक्लियर सप्लाईज ग्रुप और इंडिया के साथ यहाँ पर एक न्यूक्लियर डील करने की ज़रूरत है। तो आफ्टर अ वेवर टू इंडिया फ्रॉम द न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप फॉलोइंग द इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर डील, तो यहाँ पर इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर डील हुई, उसके बाद यहाँ पर जापान के साथ भी डील हुई। अब आप देखो कि 1998 से जो हमारे 2008 तक हैं वो रिलेशंस कितने ज़्यादा इवॉल्व हो गए सिर्फ 10 साल के टाइम स्पैन में। अब यहाँ पर जो जापान है, जापान ये चाहता है
कि वर्ल्ड वॉर से पहले जो जापान का यहाँ पर रोल था वो जापान को वापस से रिवाइव करना है। तो इसका मतलब ये नहीं कि जापान यहाँ पर मिलिट्री तरीके से रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है। तो बेसिकली ऐसे नहीं कि जापान यहाँ पर ग्लोबल पीस में एक इंटरनेशनल रोल प्ले करे, जो जापान का मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स है वो बहुत अच्छा हो जाए। इसके अलावा जापान ने नेवल एक्सरसाइजेस करना भी इंडिया के साथ शुरू किया था। तो दिस सर्च फॉर सेल्फ एस्टीम ऑल्सो मेड हिम controversial internationally as when he appeared to deny the existence of comfort women. There were times that India was not entirely comfortable with the pace of the fast growing relationship, क्योंकि यहाँ पर उस समय हमारे चाइना के साथ रिलेशन ठीक ठाक थे और हमें ऐसा लगता था कि अगर हम जापान के साथ ज़्यादा अच्छे रिलेशन करेंगे तो चाइना हमसे नाराज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से हम जापान के साथ इतने ज़्यादा रिलेशन अच्छे नहीं कर रहे थे। लेकिन फिर हमारे बीजिंग के साथ रिलेशन ख़राब हो गए और जापान के साथ हमने अपने रिलेशंस को, कोऑपरेशन को और ज़्यादा आगे बढ़ाया। तो there were times that India was not entirely comfortable with the pace of the fast growing relationship at a time that Delhi-Beijing ties were also growing and the two sides had agreed that their border dispute will be resolved peacefully. लेकिन अगर हम देखें तो इंडिया और चाइना का बॉर्डर डिस्प्यूट तो आज एक स्टैंड ऑफ में कन्वर्ट हो चुका है पूरी तरीके से। जापान हैज़ अंडरगॉन द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो बेसिकली जापान हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जापान के साथ हमारे रिलेशंस कैसे इवॉल्व हुए वो हमने पॉइंट डिस्कस कर लिया। तो अगर आप यहाँ पर 200 पॉइंट्स में लिखना चाहो तो आप आराम से लिख सकते हो। 200 वर्ड्स में अगर आपको लिखना हो तो आप आराम से आर्टिकल लिख सकते हो, क्वाड लिख सकते हो, इंडो पैसिफिक आप लिख सकते हो यहाँ पर। इसके अलावा स्पेशल स्ट्रैटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप लिख सकते हो, जो यहाँ पर जापान के साथ हमारी न्यूक्लियर डील हुई आप वो लिख सकते हो, जो यहाँ पर डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का एग्रीमेंट हुआ वो लिख सकते हो, बुलेट ट्रेन का पॉइंट आप इसको इंक्लूड कर सकते हो। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि आप यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हो और बेसिकली आप 200 वर्ड्स का अच्छा आंसर लिख सकते हो। अब हम आगे चलते हैं, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है। हुज पार्टी इज़ इट एनीवे। अब आपको पता है शिवसेना जो कि यहाँ पर महाराष्ट्र में एक पार्टी है, इसमें क्या चल रहा है, इसमें 2 फैक्शन डेवलप हो गए। एक तो उद्धव ठाकरे का फैक्शन और दूसरा यहाँ पर एकनाथ शिंदे का। और दोनों यहाँ पर ये क्लेम कर रहे हैं कि ये ओरिजिनल शिवसेना है और ये क्लेम कर रहे हैं ये ओरिजिनल शिवसेना है। अब इनको भी पॉलिटिकल सिंबल चाहिए शिवसेना को और इनको भी चाहिए। अब मिलेगा कैसे वो यहाँ पर बताइए इलेक्शन कमीशन। तो देयर इज़ अ लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क टू डील विद इश्यूज जब यहाँ पर पार्टी स्प्लिंटर करती है और यहाँ पर राइवल फैक्शंस बन जाते हैं। अब आर्टिकल 324 जो कि यहाँ पर इलेक्शन कमीशन की बात करता है, तो आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है that the superintendence, direction and control of election is vested in the election commission। और कौन कौन से इलेक्शन यहाँ पर इलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराता है, टू दोज ऑफ द पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। तो यहाँ पर म्यूनिसपैलिटीज़ और पंचायत नहीं है, ये बात आपको याद रखनी है। तो म्यूनिसपैलिटीज़ और पंचायत की स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है। तो इलेक्शन कमीशन एज सच किस किस के इलेक्शन कराता है, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, ऑफिसर्स ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। अब इसमें एक रूल 5 है। रूल 5 ये कहता है दैट द कमीशन शैल स्पेसिफाई द सिंबल दैट मे बी चूजन बाई कैंडिडेट्स। तो यहाँ पर जो कमीशन है वो स्पेसिफाई कर देगी जो भी सिंबल यहाँ पर चूज़ किया जाता है। फिर यहाँ पर एक ऑर्डर भी है, इलेक्शन सिंबल्स ऑर्डर 1968, और इसमें एक पैराग्राफ 15 है, वो ये कहता है कि अगर किसी पार्टी में फैक्शंस डेवलप हो जाते हैं, स्पेसिफाइज दैट द कमीशन हैज़ द पावर टू रिकॉग्नाइज कि पार्टी के कौन से फैक्शन, कौन से राइवल सेक्शन को यहाँ पर ओरिजिनल सिंबल मिलना चाहिए। तो आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट ऑल अवेलेबल फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस एंड आफ्टर हियरिंग रिप्रेजेंटेटिव्स। तो यहाँ पर पैराग्राफ 15 है इलेक्शन सिंबल्स ऑर्डर 1968 का, जो कि ये कहता है इट स्पेसिफाइज दैट द कमीशन। तो यहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन उसके पास पावर है कि यहाँ पर रिकॉग्नाइज कर सकती कि कौन यहाँ पर ओरिजिनल पार्टी है। तो फाइट ओवर पार्टी सिंबल्स कोई नया नहीं है, कांग्रेस में भी ये फाइट देखी गई थी, फिर यहाँ पर वापस ये फाइट देखी जा रही है। तो यही इस आर्टिकल में बताया गया जो कि हमने डिस्कस कर लिया। ये हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे, ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लिखा है आर्टिकल, माय फ्रेंड। तो ये शिंजो आबे के ऊपर ये आर्टिकल लिखा गया है कि वो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट ग्लोबल स्टेटमैन थे। इसके अलावा इंडो जापान रिलेशंस इनके टाइम में बहुत ज़्यादा रिवाइव हुए, इवॉल्व हुए। फिर यहाँ पर एबेनॉमिक्स की बात की गई है, तो मैंने आपको एबेनॉमिक्स के 3 एरोज़ बता दिए। पहला एरो जो है दैट इज़ मॉनेटरी पॉलिसी। तो पहला एरो मॉनेटरी पॉलिसी, दूसरा यहाँ पर फिस्कल स्टिमुलस, तीसरा यहाँ पर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। तो ये आपको याद रखना है कि आप डायरेक्टली लिख सको कि अगर पेपर में आता है। फिर यहाँ पर क्वाड को इन्होंने रिवाइव किया, इंडो पैसिफिक को यहाँ पर इन्होंने इंडो पैसिफिक की बात की। सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट हुआ इंडिया के साथ, जबकि इनका कंट्री उस समय बहुत सारे लोग थे इनकी कंट्री में जो कि प्रोटेस्ट कर रहे थे अगेंस्ट दिस डील। तो सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसके अलावा इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने इनको प्रेस्टिजियस पद्म भूषण दिया 2021 में। तो पद्म विभूषण से इनको नवाजा गया है, जो कि सेकंड हाईएस्ट ऑनर होता है। फर्स्ट भारत रत्न होता है और सेकंड पे यहाँ पर पद्म विभूषण होता है। अब हम आगे चलते हैं, द प्रॉब्लम ऑफ एनर्जी पॉवर्टी। तो अभी प्राइम मिनिस्टर जब G7 समिट में गए थे तो प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ पर क्या कहा, प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि हम जब रशिया से डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल ले रहे हैं
तो वेस्ट को इतनी प्रॉब्लम क्यों है? अब वेस्ट में तो हाई इनकम कंट्री है, तो वो तो यहाँ पर महंगे एनर्जी को भी अफोर्ड कर सकते हैं, पर इंडिया जैसे कंट्री तो महंगी एनर्जी को नहीं अफोर्ड कर सकता है ना। तो इंडिया को अगर यहाँ पर ऑफर मिल रहा है कि रशिया से हम डिस्काउंटेड प्राइस पे ले लें, तब तो हमें लेना चाहिए। तो उस पर ही आर्टिकल बनाया गया है, द प्रॉब्लम ऑफ एनर्जी पॉवर्टी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्पोक फॉर ऑल द एनर्जी पुअर कंट्रीज फ्रॉम चिले टू इंडोनेशिया टू रवांडा। तो यहाँ पर जब G7 समिट जो कि जर्मनी में हुई थी और इंडिया को यहाँ पर गेस्ट की तरह इन्वाइट किया गया था, तो इंडिया G7 का मेंबर नहीं, बस हमें इन्वाइट किया गया था। तो यहाँ पर इंडिया ने क्या कहा, ऑल ऑफ यू विल ऑल्सो एग्री विद दिस दैट द एनर्जी एक्सेस सिर्फ रिच का प्रिविलेज नहीं होना चाहिए, सबको यहाँ पर एनर्जी की एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए। अ पुअर फैमिली ऑल्सो हैज़ द सेम राइट्स ऑन एनर्जी एंड टुडे व्हेन एनर्जी कॉस्ट आर स्काई हाई ड्यू टू जियोपॉलिटिकल टेंशन, क्योंकि रशिया यूक्रेन की वजह से रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए गए हैं और जिसकी वजह से यहाँ पर जो ऑयल के प्राइजेस हैं वो बहुत ऊपर जा चुके हैं। जो इंडिया जो है मेनली जो ऑयल है उसको इंपोर्ट करता है, तो अगर हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ता रहेगा तो बेसिकली हमारे पास एक्सपेंडिचर हम कैसे कर पाएंगे अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी में। तो इंडियाज़ ऑयल इंपोर्ट बिल सो टू $119 बिलियन। इसकी वजह से हमें जब रशिया ने डिस्काउंटेड ऑयल ऑफर किया तो यहाँ पर हमने खरीद लिया। अब वेस्ट को इससे प्रॉब्लम हो रही है कि वेस्ट ने यहाँ पर रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए हैं, तो हम यहाँ पर क्यों खरीद रहे हैं। तो G7 कंट्रीज हाउएवर नाउ वांट टू कंप्लीटली कर्ब द फ्लो ऑफ रशियन ऑयल इनटू द ग्लोबल सप्लाई सिस्टम, और इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से ऑयल के प्राइसेस और ऊपर जाएंगे। द इंटरनेशनल एंगर अगेंस्ट रशिया ओवर यूक्रेन इज अंडरस्टैंडेबल, लेकिन एक बात बाकी कंट्रीज़ को समझने की ज़रूरत है कि वो यहाँ पर सैंक्शंस लगा रहे हैं, लेकिन इंडिया की अपनी खुद की सॉवरनिटी है। तो इंडिया को जो डिसीजन अपने लोगों के इंटरेस्ट में लगते हैं इंडिया उसको ले सकता है। तो इंटरनेशनल एंगर अगेंस्ट रशिया ओवर यूक्रेन इज अंडरस्टैंडेबल, नो कंट्री हैज़ द राइट टू डिसरिस्पेक्ट और वॉयलेट द सॉवरनिटी और अदर। तो ये बात यहाँ पर G7 कंट्रीज़ को समझने की ज़रूरत है। फिर यहाँ पर ग्लोबल एनर्जी गवर्नेंस की बात की गई, तो हमें क्या करना चाहिए, जो यहाँ पर पावरफुल प्लेटफॉर्म्स है जैसे कि G20 ब्रिक्स, तो वहाँ पर एनर्जी एक्सेस की बात करनी चाहिए, एनर्जी पॉवर्टी की बात करनी चाहिए, एनर्जी सिक्योरिटी की बात करनी चाहिए। तो ये हमें करने की ज़रूरत है। इसके बाद फॉसिल फ्यूल्स को बहुत डिमोनाइज़ किया जाता है कि इससे बहुत क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अब इसको डिमोनाइज़ करने की वजह से क्या एक इम्पैक्ट होता है, इसका ये इम्पैक्ट होता है कि जो कंट्रीज़ हैं वो अब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं फॉसिल फ्यूल्स में, और अगर इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं आएगी, कोई इनोवेशन नहीं आएगा, और जिसकी वजह से जो प्राइजेज़ हैं वो यहाँ पर कम नहीं हो पा रहे हैं। तो थैंक्स टू द डीमोनाइजेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स ऑफ द पास्ट सेवरल ईयर्स पर्टिकुलरली इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, जिसकी वजह से जो ऑयल प्राइजेज है वो हाई हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंडर इन्वेस्टमेंट है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको नई टेक्नोलॉजी मिलती है, नई यहाँ पर रिफाइनिंग कैपेबिलिटी मिलती है, जो कि नहीं मिल पा रही, जिसकी वजह से यहाँ पर जो प्राइजेज है वो वैसे भी नीचे नहीं आ रहे हैं। जो रशिया है वो यहाँ पर 12.6% कॉन्ट्रीब्यूट करता है वर्ल्ड के ऑयल प्रोडक्शन का, और अगर और ज़्यादा सैंक्शंस लगाए गए रशिया के ऊपर तो रशिया यहाँ पर एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा और यहाँ पर बहुत कम सप्लाई हो जाएगी, और सप्लाई डिस्ट्रप्शन की वजह से वापस यहाँ पर जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं वो ऊपर चले जाएंगे, और इंडिया को इससे प्रॉब्लम होगी क्योंकि इंडिया जो है ज़्यादातर क्रूड ऑयल करता है इंपोर्ट, और अगर हम इंपोर्ट करते हैं क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल महंगा हो गया, इसका मतलब ये है कि इंडिया में इंपोर्टेड इन्फ्लेशन हो गया। तो एक तरीके से हम इन्फ्लेशन को इंपोर्ट कर रहे हैं, और जो कि हमें इन्फ्लेशन अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी में भी देखने को मिलेगा। अब हम आगे चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। FSIB टू IBA, तो मैंने आपको बताया था पहले थी बैंक बोर्ड ब्यूरो, अब बना दी गई है FSIB। बैंक बोर्ड ब्यूरो बनी थी, इसको रिप्लेस कर दिया क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट का ये कहना था ये कॉम्पिटेंट बॉडी नहीं है अपॉइंटमेंट करने के लिए, जिसके बाद इसको चेंज करके गवर्नमेंट ने FSIB बना दिया है। FSIB की फुल फॉर्म क्या है, फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो। अगर आपको ये लगता है कोई डिफरेंस है BBB और FSIB में, तो कोई डिफरेंस नहीं है, बेसिकली सेम काम ही कर रही है, जो BBB करती थी वही यहाँ पर FSIB कर रही है। तो फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो, द बॉडी फॉर्म्ड बाई द गवर्नमेंट टू सेलेक्ट द CEOs एंड डायरेक्टर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो ये यहाँ पर सेलेक्ट करेगी CEOs को और डायरेक्टर्स को, जो कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स के होते हैं या इंश्योरेंस कंपनी के होते हैं। अब इन्होंने एक चीज़ सोची है, इन्होंने ये सोचा है कि हम एक फर्म को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल FSIB ने इंडियन बैंक्स एसोसिएशन को ये कहा है कि आप किसी इंस्टीट्यूशन या फर्म को अपॉइंट करो जो कि यहाँ पर लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम करे PSU बैंक्स के लिए। अब इनको लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम करने की क्यों ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि इनको ये लगता है कि आने वाले लोगों को अगर ग्रूम करेंगे तो जिसकी वजह से वो लोग यहाँ पर टेक सेवी होंगे, उनको यहाँ पर टेक्नोलॉजी के बारे में पता होगा, वो यहाँ पर स्ट्रैटेजिक थिंकर्स होंगे। तो पहले से एक तरीके की उनकी ट्रेनिंग करने की बात की जा रही है। तो ये सच इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको FSIB पता होना चाहिए कि FSIB क्या है, क्योंकि बैंक बोर्ड ब्यूरो UPSC का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। 2-3 बार इससे प्रीलिम्स में क्वेश्चन आए थे, इस साल भी 2022 के प्रीलिम्स में भी इससे क्वेश्चन आया था, इसीलिए अब FSIB भी उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर यहाँ पर सेकेंड बात की गई है गति शक्ति की। तो प्रॉमिस ऑफ ग्रेटर कोहेशन कम्स एट अ टाइम व्हेन द सेंटर इज फोकस्ड ऑन स्टेपिंग अप पब्लिक
कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट आए और हमारी जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है वो यहाँ पर बढ़ सके। तो गति शक्ति क्या है? मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है गति शक्ति। तो ये आपको पहले तो वन वर्ड याद रखना है कि ये है क्या गति शक्ति। अगर हम देखें तो इंडिया में सारे डिपार्टमेंट सिलॉस में काम करते हैं कि एक डिपार्टमेंट को दूसरे डिपार्टमेंट से कोई मतलब ही नहीं है कि वो क्या कर रहा है, वो अपना काम कर रहा है, वो अपना काम कर रहा है। लेकिन अगर हमें डेवलपमेंट करना है तो उसके लिए हमें इंटीग्रेटेड अप्रोच की ज़रूरत है, जो कि गति शक्ति यहाँ पर इंटीग्रेटेड अप्रोच प्रोवाइड करेगा। तो इन अ बूस्ट फॉर द सेंटर्स गति शक्ति स्कीम अ डिजिटल प्लेटफॉर्म इनिशिएटिव टू ब्रिंग टुगेदर 16 कोर सेक्टर मिनिस्ट्रीज, जो कि इंटीग्रेटेड प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन करेंगे। और यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, जो कि यहाँ पर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट गति शक्ति है, उसको यहाँ पर इंप्लीमेंट करेंगे। अंडर द गति शक्ति स्कीम द गवर्नमेंट इंटेंड्स टू ब्रेक डिपार्टमेंटल सिलोज। तो अभी तक क्या होता था, सारे डिपार्टमेंट्स अपने सिलोज में काम करते थे, उन्हें दूसरे डिपार्टमेंट से कोई लेना देना ही नहीं होता था। तो यहाँ पर 100 करोड़ का प्लान लॉन्च किया गया है फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी। तो गति शक्ति क्या है? मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हम डिस्कस नहीं करेंगे, आगे चलते हैं। हु आर पसमंदा मुस्लिम्स, फोकस ऑफ बीजेपी आउटरीच। अब पसमंदा मुस्लिम्स कौन होते हैं एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पसमंदा एक पर्शियन वर्ड है। अब इसका क्या मतलब होता है? दोज हु हैव फॉलन बिहाइंड। तो बेसिकली मुस्लिम्स में जो शूद्र या अति शूद्र को बिलोंग करते हैं वो यहाँ पर पसमंदा को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, और ये मुस्लिम्स ऐसे हैं जो कि पीछे रह गए हैं। और जो फॉरवर्ड कास्ट के मुस्लिम्स होते हैं उनको यहाँ पर बोला जाता है अशरफ। और ये जो फॉरवर्ड कास्ट के हैं इनका ही ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन आपको मिलेगा, लेकिन इनका रिप्रेजेंटेशन नहीं होता पसमंदा का, जिसकी वजह से इन्होंने रिप्रेजेंटेशन की डिमांड भी की। इनका ये भी है कि जो SC/ST को रिजर्वेशन दिया जाता है उसमें इनको भी इंक्लूड किया जाए। तो एक बार हम आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आस्क्ड द बीजेपी नेशनल एग्जीक्यूटिव इन हैदराबाद कि वो यहाँ पर रीच आउट करें टू डिप्राइव्ड एंड डाउन ट्रॉडन सेक्शंस इन कम्युनिटीज़ अदर देन हिंदूज़। अब पसमंदा मुस्लिम्स कौन होते हैं? तो पसमंदा एक पर्शियन वर्ड है जिसका कि मतलब होता है वंस लेफ्ट बिहाइंड, जो कि यहाँ पर पीछे छूट गए हैं। एंड इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब डिप्रेस्ड क्लासेस अमंग मुस्लिम्स, जो कि यहाँ पर कॉन्शियसली उनको एक्सक्लूड कर दिया गया है। तो पसमंदा हैज़ बिकम एन अम्ब्रेला आइडेंटिटी, जो कि यहाँ पर बैकवर्ड के लिए यूज़ की जाती है दलित ट्राइबल मुस्लिम्स, और जिनको यहाँ पर कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को फेस करना पड़ रहा है। अब क्या मुस्लिम्स भी डिवाइडेड है अलॉन्ग कास्ट लाइन्स? तो ऐसा हम देखें तो मुस्लिम्स को हम ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं। तो अशरफ्स जो कि फॉरवर्ड कास्ट हो गए, फिर सेकंड पे होते हैं अजलफ्स जो कि बैकवर्ड मुस्लिम्स हो गए, और यहाँ पर थर्ड अर्जल्स जो कि यहाँ पर दलित मुस्लिम्स हो गए। तो वाइल इस्लाम डज नॉट मैंडेट द क्रिएशन ऑफ सच ग्रुप्स, लेकिन कास्ट जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी में भी एग्जिस्ट करता है। अगर हम इंडिया में देखें तो वन कैन डिसर्न 3 ग्रुप्स अमंग मुस्लिम्स, दोज विदाउट एनी सोशल डिसेबिलिटीज़, तो उनको अशरफ्स मान सकते हैं। इसके अलावा जो हिंदू OBC से जिनको कंपेयर कर लो तो वो यहाँ पर सेकंड कैटेगरी हो जाती है अजलफ्स, और यहाँ पर थर्ड अगर आप SC से कंपेयर करो तो वो यहाँ पर अर्जल्स वाली कैटेगरी में हो जाएगा। तो दोज हु आर रेफर टू एज मुस्लिम्स OBC, तो ये यहाँ पर बता दिया गया है। फिर यहाँ पर एक कमीशन बनी थी जस्टिस रंगनाथ मिश्रा की कमीशन, जिन्होंने अपनी 2007 में रिपोर्ट सबमिट की, और इनका ये कहना है कि इंडिया में सारी रिलीजियस कम्युनिटीज़ में आपको कास्ट सिस्टम मिल जाएगा। तो इंडिया में सारी रिलीजियस कम्युनिटीज़ में आपको कास्ट सिस्टम मिल जाएगा। इन द एब्सेंस ऑफ कास्ट सेंसस नो स्पेसिफिक नंबर्स आर अवेलेबल। तो हमें नहीं पता है कि कितने पसमंदा मुस्लिम्स हैं, कितने अशरफ मुस्लिम्स हैं, क्योंकि कोई डेटा ही नहीं है। तो कास्ट सेंसस का डेटा हमारे पास नहीं है, लेकिन सचर कमिटी से हमें ये पता चलता है जो शेयर ऑफ OBC और SC/ST मुस्लिम्स है वो 40% है। लेकिन कुछ लोग इस डेटा को भी कहते हैं कि डेटा गलत है, और लगभग यहाँ पर 80 to 85% मुस्लिम्स हैं जो कि यहाँ पर पसमंदा को बिलोंग करते हैं। तो बट पसमंदा एक्टिविस्ट एंड स्कॉलर से दे मेकअप 80 to 85% ऑफ इंडियाज मुस्लिम पॉपुलेशन। दिस ब्रॉडली टेलीज विद द 1871 सेंसस। तो 1871 में जब ब्रिटिशर्स ने सेंसर किया था तो उनके अकॉर्डिंगली जो 19% मुस्लिम्स थे सिर्फ वही यहाँ पर अशरफ को बिलोंग करते थे, बाकी यहाँ पर पसमंदा थे। तो अभी हमारे पास प्योर डेटा नहीं है कि क्या सही डेटा है क्या गलत है, अभी हमें उसके बारे में नहीं पता है। अब ये लोग चाहते क्या हैं? तो ये लोग यही चाहते हैं, 2014 के लोकसभा इलेक्शन से पहले इनकी ये डिमांड थी कि मुस्लिम्स को भी SC लिस्ट में इंक्लूड किया जाए और OBC कोटा भी इनको दिया जाए, शुड बी रीडिज़ाइंड, और इसको एक एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट कैटेगरी की तरह इनको कोटा दिया जाए। बाकी इनको SC/SC कैटेगरी में भी कोटा देने की बात ये डिमांड करते हैं। तो अब ये मिलेगा नहीं मिलेगा ये तो बाद में ही देखेंगे। अब हम आगे चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, हेल्दी स्टॉक इन रिजर्वॉयर्स, तो ये हम डिस्कस नहीं करेंगे। वर्ड पेज पर हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो फर्स्ट न्यूज़ है वर्ड पेज पर, ये शिंजो आबे के बारे में ही है। अब इनका जो फोकस था, इनकी नीतियाँ क्या थी। अब जिस इंसान ने इनको असैसिनेट किया उसका ये कहना था कि वो इनकी नीतियों से खुश नहीं था। अब इनकी नीतियाँ क्या थी? तो इनकी नीतियाँ जो थी वो पहले तो मैंने आपको एबोनॉमिक्स बता दी, वो तो इकॉनमी से रिलेटेड हो गया, ठीक है। दूसरी बात,
दैट में नाउ चेंज मीन वाइल द मैनर ऑफ अबेस दैट कुड एनर्जाइज रेडिकल्स ऑन लेफ्ट एंड राइट। अब ये बात करते थे कि हमें प्री वर्ल्ड वॉर वाला जापान को बनाना है, तो जापान को रिवाइव करना है, लेकिन वो एज सच ये नहीं कहते थे कि मिलिट्री स्पेंडिंग में बढ़ाना है। वो ये कहते थे कि जापान को वही पावर बनानी है जो कि पहले जापान था। बाकी जो यहाँ पर यूएस ने इनको पैसिफिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए मजबूर किया, वो इनको चेंज करना है। तो ऐसा इनका कुछ कहना था, जो कि जिससे कुछ लोग खुश भी नहीं हैं जापान के। तो हिज कैंपेन टू फ्री जापान्स आर्मी फ्रॉम अ पैसिफिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन एंड पंप अप मिलिट्री स्पेंडिंग, और इन्होंने मिलिट्री स्पेंडिंग को पंप अप करने के लिए कहा था। तो ये इनकी कुछ नीतियाँ थी। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर एक माउंट की बात की गई, माउंट अराफात। इसकी लोकेशन क्या है? सऊदी अरेबिया। तो आपको पता होना चाहिए माउंट अराफात कहाँ पर है। फिर मैंने आपको ये बता दिया कि गन वायलेंस हमें जापान में देखने को मिला, जहाँ पर गन लाइसेंस तक नहीं मिलते हैं। तो इसका क्या रीज़न था? तो 3D प्रिंटिंग से गन बनाई गई थी, या एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग से, जिसको एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग भी कहते हैं। आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आ गया हो। इफ़ यू लाइक द न्यूज़पेपर देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।